देखिए ना, मुगलों की ताकत जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब के समय तक मुगलों की ताकत इतनी मजबूत थी कि उसके सामने टिकने की क्षमता अंग्रेजों की भी नहीं थी। वह न केवल एक शासक था बल्कि एक कुशल सेनापति था। औरंगजेब न केवल एक शासक था बल्कि एक कुशल सेनापति था। इसकी स्थिति इसीलिए केवल बिगड़ गई, इसकी स्थिति केवल इसलिए बिगड़ गई कि यह थोड़ा सा इस्लामी कट्टरता का, मुस्लिम कट्टरता का परिचय देने लगा था। अगर यह भी अकबर के राहों पर चलता, अगर अकबर के दिशा निर्देशों का पालन करता, अगर उस तरह से चला करता, तो शायद आने वाली इसकी पीढ़ी अभी कई जन्मों तक भारत पर राज्य करती। लेकिन इसने कहीं ना कहीं मुस्लिम कट्टरता का परिचय दे करके हिंदू धर्म पर्व त्योहारों पर रोक लगा दिया, बैन कर दिया। बहुत सारे मंदिर, जिसमें विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर और केशवराव मंदिर, जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर थे सबको तोड़वा दिया। जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो तुकाराम, एकनाथ आदि कुछ जो संत हुए, उन लोगों ने यह देखा कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा पतन इस मुगल काल में हो रहा है, और खास करके औरंगजेब के समय काल में। और औरंगजेब के समय काल में यदि हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, तो ये सारे भक्ति आंदोलन वाले अपनी किताबों के माध्यम से, अपने भक्ति के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से निश्चित रूप से बताए, लेकिन औरंगजेब से लोहा लेने की क्षमता किसी में नहीं थी। उसी में महाराष्ट्र के एक परिवार, भोंसले परिवार में शाहजी भोंसले ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाजी। शाहजी भोंसले की दो शादियां थी, जिसमें जीजाबाई से शिवाजी का जन्म हुआ था। और जीजाबाई से शिवाजी का जन्म हुआ था। जीजाबाई भी कोई छोटे घराने की नहीं, वो भी जागीरदार की बेटी हुआ करती थी। और जब देखा कि उनके पति दूसरे पत्नी के साथ ज्यादा समय दे रहे हैं, ज्यादा मानते हैं, जीजाबाई ने पूरी तरह से इनको छोड़ करके, परित्यक्त करके, अपने पति शाहजी भोंसले को छोड़ करके अलग परित्यक्त जीवन व्यतीत करने लगी, और अपने पुत्र शिवाजी को एक ऐसा शासक, एक ऐसा सेनापति, एक ऐसा कुशल व्यक्तित्व भरने लगी कि आने वाले दिनों में इस शिवाजी ने न केवल मुगलों को चुनौती दिया, बल्कि भारत में, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत में एक हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की लहर चल पड़ी। जिस तरह से औरंगजेब मुस्लिम कट्टरता का परिचय देता था, ठीक उसके खिलाफ शिवाजी हिंदू धर्म को पुनरुत्थान के लिए सारे गौ पूजा, ब्राह्मण पूजा, देवता पूजा, मूर्ति पूजा, ये सबका प्रश्रय देने लगे। और यह चीज औरंगजेब को खराब लगा, अतः सबसे ज्यादा परेशानियों का सबब जो हुआ वह औरंगजेब के लिए हो गया। अतः औरंगजेब शिवाजी को हटाने के लिए सारे प्रयत्न करना शुरू कर दिया। मैं पिछले क्लास में कहानियों में बताया था कि शिवाजी को एक मजबूत व्यक्तित्व देने के लिए उसकी माता इतनी कठोर बनाना चाहती थी, शिवाजी को इतना तपाती थी, जैसे फिल्म बेताब में सनी देओल को तपाया जाता है। वह उससे कहीं ज्यादा शिवाजी को उसकी माता जीजाबाई ने उसको तपाया था। लेकिन संजोग राज्याभिषेक जैसे ही रायगढ़ में कराते हैं, 12 दिन बाद उनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। जो भी हो, शिवाजी रुकते नहीं हैं, और वैसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो लगातार एक छोटे से जागीर मिलने के, पुणे की जागीर मिलने के बाद मुगलों ने कोशिश किया कि पूरी तरह से हम शिवाजी को समाप्त ही कर दें, और औरंगजेब ने तो अपने मामा शाइस्ता खां को भेज दिया पूना में उनको समाप्त करने के लिए। लेकिन अपने 400 बहादुर सैनिकों के साथ शिवाजी ने यह दिखा दिया कि मुगलों को लोहा लेना शिवाजी से कितना भारी पड़ेगा, मराठों से कितना भारी पड़ेगा। और पूरी तरह से शाइस्ता खां किसी तरह जान बचा करके भागे, अंततः उनकी उंगली कट गई।
बढ़ती हुई शक्ति को देखकर के तो बीजापुर, जहां पर शिवाजी के पिताजी नौकरी किया करते थे, सर्विस किया करते थे, वो अफजल खां को भेज देता है इनको, इनकी हत्या के लिए, इनको पराजित करने के लिए। लेकिन अफजल खां को जैसे ही कूटनीति के द्वारा कहा जाता है कि गले मिलने की कोशिश की, अपने बगनखे से अफजल खां की हत्या करते हुए उसकी लीला ही समाप्त कर दी। अंत में जब शाइस्ता खां भी हार जाता है, मुगल के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा भेजा हुआ, तो अंत में जयसिंह को भेजता है औरंगजेब। और औरंगजेब जयसिंह को भेजता है इसलिए कि किसी भी तरह शिवाजी को पराजित करो और उसके किले को अपने कब्जे में करो। उसकी बढ़ती शक्ति को कमजोर करने के लिए सारी ताकत लगा दिए थे औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब के दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण मौजूद हैं, जिसमें दक्षिण भारत में सोने चांदी हीरे जवाहरात को लूटना, साथ में सियाओं का वर्चस्व बढ़ती जा रहा था दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में सियाओं का वर्चस्व बढ़ जाने की वजह से सिया शिवाजी को सपोर्ट कर रहे थे। और चूंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी शासक था, सुन्नी मुस्लिम था, अतः वह कभी भी सियाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और हिंदुओं को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शायद यह भी कारण था दक्षिण भारत पर हमला करने का। कारण जो भी रहा, जयसिंह जाते जरूर हैं 65 में आक्रमण, 1665 में आक्रमण जरूर करते हैं, लेकिन हाँ, जीत भी हासिल उनको होती है, लेकिन पूरी तरह से जीत नहीं पाते हैं। अंत में संधि समझौता होता है 1665 में पुरंदर नामक स्थान पे, जिसे 1665 के पुरंदर के संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर के संधि के नाम से जाना जाता है। और तब स्थिति कि पुरंदर की संधि में 23 किले मुगलों के हाथों में चले जाते हैं, मात्र 18 किले के हकदार रह जाते हैं शिवाजी। और अपनी खुद को तथा अपने बेटे को मुगल सेवा में देने के लिए, मुगल सेवा में आने के लिए भी राजी हो जाते हैं। लेकिन जयसिंह जिस तरह से समझौता किया था कि आपको बाइज्जत ले जाया जाएगा, औरंगजेब आपको इज्जत देंगे, आपकी प्रतिष्ठा देंगे, ऐसा हुआ नहीं। और औरंगजेब के दरबार में जैसे ही आगरा में यह हाजिर होते हैं शिवाजी, कहा जाता है कि औरंगजेब बैठने तक को शिवाजी को नहीं कहा, अतः उसी बड़ी सभा में शिवाजी ने औरंगजेब को वो विश्वासघाती कह दिया। और जैसे ही विश्वासघाती कहा, औरंगजेब गुस्से में आकर के कैद करवा लिया। कहा जाता है कि आगरा के किले, आगरा भवन में, जयपुर भवन में कैद तो कर दिए गए, लेकिन एक मिठाई की टोकरी में किसी तरह बंद होकर के वह बाहर निकल गए। बाहर निकलने के साथ ही इसके बाद कभी भी वह मुगलों के कब्जे में नहीं आए, और जाते ही 1674 में अपने द्वारा बनाया गया किला रायगढ़ का वहां पर राज्याभिषेक कराते हैं। और राज्याभिषेक कराने के बाद गौ हत्या, धर्मोद्धारक, हिंदू धर्मोद्धारक आदि की उपाधि धारण करके अब हिंदू धर्म का पताका मजबूत करना शुरू करते हैं। और गुरिल्ला युद्ध यानी छुप छुप करके युद्ध और सैनिकों की हत्या करना एक नीति बन गई। ये लोग कर्मठ तो थे, कर्मठ होने के पीछे कारण था पहाड़ी क्षेत्र होना, पत्थरों से लगातार संघर्ष करना, किसी भी काम के लिए उतने सारे संघर्ष, खेती के लिए कुछ उपजाने के लिए इतने सारे संघर्ष करना। मैदानी भाग में फिर भी खेती को जोतने बोने में आसान है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी कठिन काम है। और जो लोग इतने कठिन और कठोर बन जाते हैं, उनके लिए ये सब कार्य बहुत आसान हो जाता है। अतः मराठी पहले से भी कठोर थे इस पहाड़ी क्षेत्र और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते। शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में 1680 में जैसे ही होता है। 1680 में मरने के साथ ही इनके अयोग्य पुत्र संभाजी सत्ता संभालते हैं। इनके अयोग्य पुत्र संभाजी सत्ता संभालते हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं करते। एक नया प्रधानमंत्री जैसा पद पेशवा बना देते हैं और उस पेशवा पर नियुक्त कर देते हैं नीलोपंत को। उस पेशवा के पद पर सबसे पहले संभाजी ने नीलोपंत को नियुक्त कर दिया। यह पेशवा क्या था? एज ए प्रधानमंत्री जैसा, यानी
सर्वे सर्वा शासक तो होंगे, मराठा शासक तो होंगे, लेकिन बाकी सारे कार्य को कौन कर देगा? पेशवा करेगा, यानी पेशवा के हाथों में सारे कार्यक्रम रहेंगे। नीलोपंत को इन्होंने पेशवा नियुक्त कर दिया, लेकिन मुगल अभी भी हारे नहीं थे और यह संभाजी योग्य नहीं थे। शिवाजी के पुत्र थे लेकिन योग्य नहीं थे। अतः मुगल शासक मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने न केवल संभाजी को पकड़ा बल्कि पकड़ करके उनकी खाल नोच करके उसमें भूसा भर दिया। इतनी दर्दनाक इनकी मौत हो गई संभाजी की कि मुगलों से लोग डरे, इसके लिए ये मुकर्रब खान ने उसकी खाल में भूसा तक भर दिया। संभाजी जैसे ही मरे शिवाजी के पुत्र, वैसे ही संभाजी के दूसरे पुत्र राजा राम सत्ता संभाल लेते हैं। सत्ता राजा राम संभालते हैं और 1700 में यह भी संघर्ष करते हुए 1689 से लेकर के 1700 तक राजा राम रहते हैं। लेकिन राजा राम भी बहुत कम अवस्था यानी 30 वर्ष की अवस्था में 1700 में मुगलों द्वारा लड़ रहे युद्ध में मारे जाते हैं। अतः यह भी महत्वपूर्ण काम नहीं किए। अतः शिवाजी के पुत्र संभाजी का भाई यानी शिवाजी का दूसरे पुत्र राजा राम, और राजा राम की मृत्यु के साथ ही उनकी पत्नी ताराबाई ने सत्ता संभाली। ताराबाई बड़ी योग्य थी और पतन हो रहे मराठा साम्राज्य को तुरंत उन्होंने जकड़ लिया। लेकिन ताराबाई खुद से सत्ता संभालती तो शायद लोग उन पर उंगली उठाते। अतः अपने पुत्र बहुत ही अल्प आयु में शिवाजी द्वितीय के नाम से उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक के रूप में बना दी और खुद सत्ता संभालने लगी। लेकिन मुगलों ने अब कूटनीति का जब खुद नहीं जीत पाए मुगल, तो अब उन लोगों ने कूटनीति का परिचय देना शुरू किया। जब मुगल खुद नहीं जीत पा रहे थे, ताराबाई से हार जा रहे थे, तो उन्होंने कूटनीति का परिचय दिया और ये संभाजी के पुत्र साहू को जो कैद करके रखे थे, औरंगजेब के 1707 में मृत्यु के साथ ही उसे छोड़ दिए, क्योंकि घर में जाकर के आपस में लड़ेगा। और हुआ वही, मुगलों की हुई कूटनीति क्या हुआ? मुगलों की हुई कूटनीति काम आई और ये संभाजी के पुत्र साहू जैसे ही आते हैं, ताराबाई से लड़ना शुरू कर देते हैं। और ताराबाई से न केवल लड़ते हैं बल्कि 1707 में ये खेरा के युद्ध में 1707 में खेरा के युद्ध में उसे पराजित भी कर देते हैं। ताराबाई मजबूत थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे परिवारवाद हुआ करता था, या कहीं ना कहीं परिवारवाद हुआ करता था, जिसके वजह से यहाँ पर ताराबाई हार जाती है, साहू जीत जाते हैं। लेकिन साहू कुछ योग्य शासक थे, लेकिन महत्वपूर्णता से मराठा साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाए और इन्होंने भी पेशवा के पद पर सबसे पहले इन्होंने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त कर दिया। बालाजी विश्वनाथ योग्य व्यक्ति था, लेकिन बहुत दिनों तक पेशवा नहीं रह पाया। कुछ काम निश्चित रूप से महत्वपूर्णता से किए, लेकिन बहुत दिनों तक जिंदा न रह पाए। अतः 1713 से 1720 तक यह पेशवा के पद पर रहते हैं। जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है, उसका सबसे योग्य पुत्र यानी मराठा में अगर सबसे योग्य पेशवा कहा जाए तो बाजीराव प्रथम होता है। यह बाजीराव प्रथम ही ऐसा पेशवा होता है जो शिवाजी द्वारा गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध, छुप छुप करके युद्ध वाली नीति को का प्रश्रय देता है बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध को आगे बढ़ाते हुए शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध को इसी ने मजबूती दिया और मुगलों को परेशान करके छोड़ दिया। जब देख रहा है बाजीराव प्रथम बड़ा कूटनीतिज्ञ था, बाजीराव प्रथम बड़ा कूटनीति वाला था। जब देखा कि मुगल कमजोर हो रहे हैं, 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद तो लगातार छोटे छोटे शासक जन्म ले रहे हैं, लेकिन कोई टिक नहीं पा रहा है। और तो जब देखा कि यह खुद कमजोर हो रहे हैं, बस शिवाजी ने क्या किया, कहा साहू से कि देख रहे हैं, अरे ये जो पेड़ है ना, ये कमजोर हो रहे हैं और हर इसकी टहनी को, हर इसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए और सबको काट छांट करके अलग कर देना चाहिए।
यानी गिर रहे मुगल साम्राज्य को और दबाव दे देना चाहिए ताकि मुगल का क्या हो जाए, सत्यानाश हो जाए, समाप्त हो जाए। मुगलों को समाप्त करने के लिए सारा कार्यक्रम इन्होंने लगा दिया। शाहू ने कहा कि आप एक योग्य पिता के योग्य बेटे हैं और आप ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया। बाजीराव शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध को तो रखा ही, एक इसमें कमी थी, इसकी एक प्रेमिका थी मस्तानी। यह मस्तानी के लिए अलग एगो गेट बनवा दिया था बड़ा सा दरबार में। इस मस्तानी के लिए वो केवल गेट था जिससे वही आएगी जाएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा जाएगा। और अब सीधे सीधे राज दरबार में भी सब लोग जान गए थे कि उसी का वर्चस्व चलता है, और कहीं ना कहीं इस मस्तानी का भी बाजीराव पर प्रभाव था, और मस्तानी भी जो कहती थी उस साम्राज्य में हुआ करता था। अतः यह पूरा साम्राज्य, यह बहुत बेहतर शासक था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद योग्य शासक था, लेकिन मस्तानी का उस पर प्रभाव था। अतः यह प्रेमिका जो कहती थी राज दरबार में वह भी हुआ करता था। जो भी हो, 1720 से 1740 तक, 40 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और बाजीराव प्रथम के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव शासक बनता है, जो 1740 से 1761 तक रहता है। बालाजी बाजीराव भी योग्य है। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव भी योग्य है, लेकिन यह सदमे में पड़ गया। जानते हैं, जो मराठा इतने मजबूत हो गए थे कि ठेका लेकर के लड़ रहे थे, टेंडर लेकर के। मुगलों से कहा, जब अहमद शाह अब्दाली आने वाला था और पहले ही सूचना मिल गई थी कि आ रहा है अहमद शाह अब्दाली, शाह आलम द्वितीय के जब दूतों ने समाचार सुनाया कि आ रहा है अहमद शाह अब्दाली और भारत को पूरी तरह से न केवल अपने कब्जे में लेगा बल्कि सारे धन संपत्ति को लूट करके भी ले जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने कहा कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उससे लड़े, यानी अहमद शाह अब्दाली से लड़े। मराठों ने कहा था कि काम कीजिए, रुपया दीजिए, हम लड़ते हैं। आप पैसा दीजिए ना, हम लड़ते हैं। ठीका ले लिए लड़ने के लिए मराठों ने, और मराठे ठीका तो ले लिए। शाह आलम द्वितीय ने सोचा कि वो लूट करके ले जाएगा, उससे तो बेहतर है जो ये कह रहे हैं वही दे, तुम लड़ो, अहमद शाह अब्दाली को भगाओ यहां से, और जो पैसा वो लूट करके ले जाएगा उससे कमे में तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीका लेकर के लड़ना शुरू किया। 1761 में कहा जाता है कि 14 जनवरी का डेट है। 14 जनवरी 1761 को लड़ना शुरू किए। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने इतना मराठों को काट दिया कि मराठे ही लगभग स्वाहा की स्थिति में पहुंच गए। सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व कर रहा था उधर से। बालाजी बाजीराव को जाकर के सुनाया समाचार। एक बोनिया ने कहा कि जानते हैं, वो कूट भाषा में कहने लगा कि कितने मोती गायब हो गए, सोने चांदी की चर्चा ही नहीं है और तांबे पीतल का तो पूछना ही नहीं है, सब गायब हो गए हैं। 14 जनवरी की वह घटना है कि उस पानीपत के मैदान में मराठों की लाश बिछी हुई है और पूरा का पूरा खाली है मराठे। शायद कभी कभी यह भी चर्चाएं हो जाती है हम लोग के यहाँ कि इसी 14 जनवरी इतनी सारी हत्याओं के साथ कर्म में भी कभी कभी हम लोग 14 जनवरी को खिचड़ी मनाते हैं और श्राद्ध भोजन करते हैं, क्योंकि हिंदुओं का कट्टर समर्थक मराठे इतनी ज्यादा संख्या में काटे गए थे, जो एक बहुत बड़ी हिंदू धर्म और उस तत्कालिक समयों पर मराठों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। ठीका तो लेकर के लड़ गए, लेकिन बर्बाद जैसी स्थिति हो गई मराठों की। हालांकि भीष्म पितामह के मरने से भी उसे जोड़ा जाता है। 14 जनवरी केवल एक कारण नहीं, अनेक कारण हैं। और आप जानते हैं मकर संक्रांति का दिन, यानी उत्तरायण, सूर्य जो होता है 14 जनवरी से उत्तरायण होने लगता है, उत्तर होने लगता है, यानी मकर रेखा जो होता है 23.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिण से अब उत्तर आने लगते हैं। धीरे धीरे अब गर्मी के दिनों में हम लोग प्रवेश करना शुरू करते हैं और मकर रेखा से ऊपर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से मकर संक्रांति मनाया जाता है 14 जनवरी। और हम लोग वह खिचड़ी, दही चूड़ा आदि खा करके अपना कार्य वो करते हैं। जो भी हो, हम अभी देख रहे हैं एक बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व किया और जैसे ही पूरी हत्याएं हो गई, यह बालाजी बाजीराव का हार्ट अटैक कर दिया। यह सोच सोच करके मर गया कि मेरे समय काल में इतने मराठा मारे गए,
इतने मराठे सैनिक मारे गए, सारे के सारे जितने महत्वपूर्ण थे सबको अहमद शाह अब्दाली ने काट दिया था 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में। या इसके मरने के साथ ही जैसे ही 1761 में मरता है, यहाँ पर माधव राव और नारायण राव शासक बनता है, जो 1761 से 1772 तक रहता है। यह कुछ काम करता है, कुछ हद तक मुगल मराठे जो गिर गए थे, कमजोर पड़ गए थे, उन लोगों को उठाने में और सैनिक बहाली करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह मुगलों को जो पूरी तरह से पतन के कगार पर थे, फिर से उस प्रतिष्ठा तक लाने की कोशिश करता है। लेकिन 72 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अतः इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र नारायण राव बनता है। नारायण राव पुत्र बनता है, लेकिन इसका चाचा जो था रघुनाथ राव ना, वह शासक बनना चाहता था, जबकि योग्य नहीं था। लेकिन रघुनाथ राव को जब कोई मौका नहीं मिला, बस नारायण राव की हत्या कर दिया। बड़ी जल्दी इनकी हत्या कर दिया, यह निकल चले। अतः नारायण राव की विधवा गंगाबाई ने एक पुत्र को जो जन्म दिया, 73 में हत्या किया, 74 में एक पुत्र को जन्म दिया, और उसी पुत्र को शासक बना करके माधव राव नारायण राव द्वितीय के नाम से शासक बनाया। लेकिन यह भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। इसके मरने के साथ ही बाजीराव द्वितीय, यही था रघुनाथ राव का पुत्र, बाजीराव द्वितीय चमचागिरी करके शासक बना था। यह योग्यता से शासक नहीं बना था, यह चमचागिरी करके शासक बना था। और बाजीराव द्वितीय ने सबसे गलत काम किया, अंग्रेजों से समझौता कर लिया। आज जितने लोग अंग्रेजों से समझौता किए, संधि किए, सबको अंग्रेजों ने बर्बाद किया। आए अंग्रेज हमारे भारत पर तो विदेशियों ने राज्य किया है, हमेशा आक्रमण किया है, हमेशा उन्हीं लोगों का आक्रमण चल रहा था। 599 ईस्वी पूर्व से हकमनी वंश का दारा प्रथम या दरोही प्रथम से देख लें, 712 से हम देख लें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, लगातार विदेशियों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ है। लेकिन सभी विदेशी आए तो या तो भारतीय बनकर के रह गए, अथवा भारत से धन लूट कर लेकर चले गए। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ना तो वह कभी भारतीय बने और ना भारत से लूट करके लेकर के चले गए, बल्कि वह यहीं पर रह करके भारत को खोखला करने में सबसे ज्यादा हाथ अगर किसी का हुआ तो वह अंग्रेजों का हुआ। और भारत को पूरी तरह से खोखला कर देने में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। और सबसे पहले यह बाजीराव द्वितीय उससे हाथ मिलाता है, और उसी के एवज में यह शासक भी बन जाता है। अंग्रेज इसका सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों का खिलाफ करता है, 1818 में संगोला के संधि के तहत इनको भी अंत करने लगते हैं अंग्रेज, और कहते हैं कि सुन, चला जा, तू पेंशन ले, अब तू किसी काम का नहीं रहा। और 1853 में जैसे ही बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई, मराठों का वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो गया, और अब मराठा साम्राज्य ही लगभग अंत के कगार पर पहुंच गया। और इस तरह से शिवाजी द्वारा दिया हुआ नींव बाजीराव द्वितीय तक मजबूती से तो नहीं चला, लेकिन कुछ हद तक आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों से इन लोगों ने हाथ मिलाया, अंग्रेज पूरी तरह से धाराशायी किए। और यही वह थे, मराठे ही थे जो अंग्रेजों को रोक सकते थे। मराठे ही थे जो अंग्रेजों को रोक सकते थे भारत में आने के लिए। लेकिन 1757 में तो पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया। उस समय में सबसे बड़ी आर्थिक नगरी के रूप में बंगाल हुआ करता था, और उसी को सबसे पहले कब्जे में कर लिया। अब इतने मजबूत क्षेत्रों में उन लोगों की पकड़ बन गई अंग्रेजों की कि उनको रोकने की क्षमता किसी में नहीं थी। और किसी में क्षमता थी तो वो मराठों में थी, और मराठे जो थे रोक सकते थे। लेकिन 1757 की पलासी के बाद मराठे अंग्रेजों को रोकते, तब तक 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में अंग्रेजों का रास्ता साफ कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने, मराठों को कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने अंग्रेजों का रास्ता साफ कर दिया। 1761 में पहले ही काट दिया। अब का हो, 1764 में बक्सर के युद्ध में लड़े कम, जीते ज्यादा, और 1764 के त्रिकूट संघ को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने। और फिर अब भारत में बोलने की क्षमता किसको रही, और नया नया एक्ट 1773 से लाना शुरू कर दिए, और भारत के अपने हिसाब से चलाने की एक नई शुरुआत कर दिए। इसी के साथ आज यह मराठा पॉइंट्स और मराठा साम्राज्य का अंत करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं।